ओकोंको एक गरीब शख्स है जिसे अपने मखरूस बाप की तरफ से, जो हर वक्त बांसुरी बजाया करता था और जो हमेशा बुज़दिल भी रहा, विरसे में माँ सिवाय तंगदस्ती और बुरे हालात के कुछ भी नहीं मिलता, और इस बात का उसे हमेशा दुख भी रहता है। बहरहाल ओकोंको एक बहादुर और प्रैक्टिकल शख्स होता है, और उस वक्त उसकी बहादुरी और पहलवानी का दूर दूर तक शोरा भी हो जाता है जब वो एक बहुत ही मशहूर पहलवान कैट को शिकस्त देता है और अपने कबीले के दुश्मनों से लड़कर उन्हें मारता भगाता है। और तब इसी सिलसिले में कमाल की बात ये हो जाती है कि वो अपने कबीले का सरदार भी बना लिया जाता है, और फिर उस कबीले की सबसे हसीन औरत एक्फिफी उस पर आशिक हो जाती है। अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत ओकोंको कम ही अरसे में बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन जाता है। वो 3 शादियाँ मज़ीद करता है और इंतहाई सख्त मिजाज वाक़ई होता है। लेकिन एक रोज़ कबीले के एक बुज़ुर्ग एज़्यूडो की मौत के मौके पर आखिरी रसूमात के दौरान उससे गलती से एक कत्ल सरसद हो जाता है, जिस पर उसे 7 साल के लिए अपना कबीला छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो जला वतनी ख़त्म करके दोबारा अपनी सरदारी संभालता है तो वहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका होता है। लेकिन वो अंग्रेज़ों का राज मानने से इनकार करता है और अंग्रेज़ों के साथ लड़ता है। अब जब वो इनके कारिंदे को कत्ल करता है और अंग्रेज़ उसकी गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर चुका होता है। ओकोंको की इस ट्रेजेडी की एक वजह ये भी होती है कि वो अपने कबीले की अच्छी अक़दार की रद्द गर्दानी करता है, जिसकी वजह से उसकी देवी उससे नाराज़ रहती है। जब उसके कबीले में अमन का हफ्ता मनाया जाता है तो वो इस हफ्ते की रूह के बरखिलाफ़ अपनी तीसरी बीवी की पिटाई करता है, जिस पर उसका तमाम कबीला उससे नाराज़ हो जाता है और वहाँ के बुज़ुर्गों के बकौल रूहों और देवियों की नाखुशी पर उसे सख्त जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। उसका एक कसूर ये भी होता है कि वो अपने कबीले के गलत फैसले पर एक मासूम लड़के एकी फूना को कत्ल करता है, जो बेगुनाह होता है, और उसे सिर्फ इसलिए ओकोंको के कबीले के हवाले किया गया होता है कि उसके कबीले वालों से ओकोंको के कबीले की एक लड़की का कत्ल सरजद हुआ होता है। हालांकि कबीले का बुज़ुर्ग एज़्यूडो और दूसरे लोग ओकोंको को ये मशवरा देते हैं कि वो एकी फूना के कत्ल में हिस्सा ना ले, क्योंकि एकी फूना 3 साल तक ओकोंको के साथ उसके घर में रहता है और उसने उसे अपना बेटा बनाया होता है। लेकिन ओकोंको की बदबख्ती कि वो खुद अपने हाथों उस बेगुनाह लड़के को कत्ल कर देता है, और उसकी एक खामी ये भी होती है कि वो अपनी बीवियों और बच्चों के साथ इंतहाई सख्त और नामुनासिब रवैया अपनाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा नवाए उससे सख्त नफ़रत करता है। और जब अंग्रेज़ मिशनरीज़ वहाँ आते हैं तो नवाया सबसे पहले उनके अकीदे को अपना लेता है। ओकोंको का एक कसूर ये भी होता है कि जब उसके कबीले वाले हर वक्त जुड़वा पैदा होने वाले बच्चों को मारते हैं, जिन्हें वो नहुसत की वजह समझते हैं, तो वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ओकोंको एक बहादुर शख्स होता है, और उसकी ख़ुदकुशी की वजह हरगिज़ ये नहीं होती कि उसे फांसी का डर होता है, बल्कि वो अंग्रेज़ों की तज़लील से बचना चाहता है और ज़लील होना नहीं चाहता। इसके अलावा अंग्रेज़ मिशनरीज़ कभी भी उनके अकीदे का एहतराम नहीं करते और उनकी रूहों, देवियों और जादूगरों को गलत अलकाबात से नवाजा जाता है। हालांकि ओकोंको के लोग कभी भी अंग्रेज़ों के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। हकीकत ये होती है कि अंग्रेज़
وہاں آ کر کلچرڈ ہونے کا مظاہرہ بالکل نہیں کرتے۔ ان کا پادری مسٹر اسمتھ بیوقوفانہ رویہ اپناتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں اور بطور خاص اینوک نامی ایک عیسائی کو افریکنز کی مقدس روح کا لباس پھاڑنے اور اس کی توہین پر اس کی سرزنش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مقامی لوگ چرچ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح انگریز کمشنر وہاں کا بادشاہ تو بن جاتا ہے اور اپنی عدالت سے مقامی لوگوں کو پھانسیوں کی سزا تو دیتا ہے، لیکن وہ انصاف کی روح کو نہیں سمجھتا اور سخت بے انصافی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ وہاں ان لوگوں کو اپنی تہذیب سکھانے آیا ہوتا ہے اور اس حوالے سے وہ ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ خود بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ چینوا اچیبے نے اس ناول میں یہ بتایا ہے کہ انگریز نے وہاں آ کر کلچر کے نام پر کس طرح سخت بد تہذیبی پھیلائی اور وہاں کے اچھے کلچر اور تہذیب کو خراب کیا۔ نائجیرین ادیب چینوا اچیبے کا ناول بکھرتی دنیا یا دی تھنگز فال اپارٹ اگرچہ ایک مغرور افریقی قبائلی سردار اوکونکو کا خوفناک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے جو بالآخر اس کی خودکشی پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ناول میں یورپی اور افریقی تہذیبوں کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے اس ناول کو اتنا اہم بنایا کہ اس کی تقریباً 8 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں، دنیا کی 45 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور اسے دور جدید کا ایک اہم ناول گردانا گیا ہے۔ حالانکہ اہل یورپ کو اس ناول سے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں ان کی تہذیب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، لیکن شاید یہاں دو اقوام کی اقدار کا کیا گیا تقابلی جائزہ اتنا مدلل ہے اور دل کو بہاتا ہے کہ اس ناول کو یورپ ہی میں پذیرائی ملی۔ اگرچہ یہ ناول 1958 میں لکھا گیا، لیکن یہ اب بھی پہلے کی طرح ادبی حلقوں میں زیر بحث رہتا ہے اور اس سے ایک شاندار اور سیاسی ناول کی حیثیت حاصل ہے۔